जय हिंद। मैं सुनील यादव। पटवारी परीक्षा एग्जाम का रिजल्ट तो काफ़ी पहले आ चुका था, परंतु अभी टॉप 10 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो सामने आई है और जिस प्रकार से दावे किए जा रहे हैं, जो भी फैक्ट सामने आए हैं वो, प्लस बहुत सारे जो आरोप लग रहे हैं वो, उन्हें देखते हुए कुछ चीज़ों पर मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, पूर्व नाम पीईबी और से पूर्व नाम व्यापम, पूर्व में भी इस प्रकार की चीज़ें हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं चाहे तथ्य हों कुछ, क्योंकि भले ही कम स्पष्ट हों, और चाहे आशंकाएं हों, उनको लेकर के विद्यार्थियों में काफ़ी निराशा है और काफ़ी इस चीज़ को लेकर के डिस्कस किया जा रहा है। चर्चाओं का ये विषय बन गया है जिस प्रकार से ये हुआ है। सबसे पहली बात, उन विद्यार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने अपनी मेहनत से वह सिलेक्शन लिया हुआ है। ठीक, इसके बाद में यदि हम बात करें आगे, पटवारी परीक्षा विवाद जो इस तरह से उठ रहा है, अभी इसका समाधान क्या कैसे हो सकता है। बहुत सारे विद्यार्थी आंदोलन और बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं। यदि वाकई में गलत हुआ है तो मैं विद्यार्थियों के साथ में हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आगे जो भी कार्रवाई करनी हो, जो भी जिस तरह से करना हो, उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखें सब विद्यार्थी कि साहब आंदोलन करने का हो या कुछ भी हो, कोई भी उग्र गतिविधि नहीं होनी चाहिए। कानून के दायरे में रहते हुए ही अपनी बात को रखना, क्योंकि काफ़ी अग्रेशन देखने के लिए मुझे मिल रहा है, जिस प्रकार से कमेंट वगैरह आ रहे हैं और भी मैं पढ़ रहा हूँ लोगों के, तो मुझे वो चीज़ लग रही है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, गलती बिल्कुल नहीं करना। समाधान कैसे हो, इस विषय पर मैं बात यहाँ पर करना चाहूँगा, जिसका मेरा मुख्य विषय वस्तु ये है। सबसे पहली बात कि विवाद क्या है, तो विवाद आपने देख लिया होगा, लिस्ट जारी हुई है, उनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो आपको देखने को मिले, टॉप 10 की ही ये लिस्ट है। टॉप 10 में जो मैक्सिमम कैंडिडेट हैं वो कहाँ से हैं? 10 कैंडिडेट की लिस्ट में से 7 ग्वालियर के आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके अलावा कुछ और भी संशय व्यक्त किया जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ कि भोपाल से ये बंदा कैंडिडेट है, जिनका नाम है रिंकू सिंह गुर्जर। तो ऑब्वियसली सामान्यतः चंबल संभाग गुर्जर सरनेम वगैरह अपन सुनते हैं, बट भोपाल से भी हो सकते हो, तो कोई बात नहीं है ना। तो मे भी एक ये भी है। दूसरा यहाँ पर जो अपन को देखने को मिल रहा है, ये वाला भोपाल में सेंटर, यह भी सेम, तो उसके कारण भी विवाद हो रहा है। तो बताने का आशय यहाँ पर यह है कि बहुत सारी चीजें मिली जुली हैं कि साहब एक ही क्षेत्र से, एक ही शहर से टॉप सिलेक्शन हुए हैं, वो भी तब की बात आ रही है जबकि ये 10 कैंडिडेट की लिस्ट जारी अभी तक की गई है। अभी और भी अगर आगे कैंडिडेट्स की लिस्ट विधिवत डिटेल्स के साथ में जारी की जाएगी तो पता नहीं क्या कैसी स्थितियों वाली बात है। तो कुछ तो तथ्य हैं सामने, चाहे सिटी वाली बात हो, कुछ तो विद्यार्थी यह भी कह रहे हैं या कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि ये सब एक ही एग्जाम सेंटर के हैं। ठीक, एनआरआई सेंटर और एक दो नाम सुनने के लिए आया हुआ है, स्पष्ट नहीं है, उस बारे में कोई तथ्य नहीं है अभी तक, बोर्ड के द्वारा इस बारे में कोई जानकारी सूचना वगैरह नहीं दी गई है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं। तो एक तो ये मामला है, दूसरा रोल नंबर की सीरीज वाला मामला है कि रोल नंबर सीरीज भी अपन देखेंगे तो ये 888 वाली सीरीज हो चाहे 88 वाली सीरीज हो, इसका मतलब आगे पीछे वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, वहीं के विद्यार्थी हैं, ठीक, एग्जाम सेंटर को लेकर के। तीसरा, बहुत हाईएस्ट मार्क्स वाले भी जो है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा नंबर नहीं ला सकता, डेफिनेटली शायद किसी ने बहुत मेहनत की होगी और ज़्यादा नंबर ले आए साहब, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बट जिस तरह से पेपर आया, जिस तरह से पेपर का लेवल था, विद्यार्थियों ने देखा, सभी ने डिस्कस किया, उस फील्ड के लोगों ने चर्चा की, मैंने स्वयं देखा उस पेपर को, तो थोड़ी सा कहीं ना कहीं एक दिमाग में आता है कि साहब बाकी लोग 140-50 पर जा पा रहे बड़ी मुश्किल से, और सीधे कोई, हालांकि ये कोई पर्याप्त आधार नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ। फिर आधार क्या हो, किस विषय पर हम बात करें, किन चीज़ों को लेकर के बात करें और क्यों बात कर रहे हैं, उस विषय पर बिल्कुल जल्दी से आ जाते हैं। सारी बातों का सार ये है कि समाधान कैसे होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। तो विवाद आप समझ गए हैं, अभी तक टॉप 10 कैंडिडेट की लिस्ट में आपने देखा, शहर के नाम को लेकर के बहुत कुछ मामला हो रहा है। मैंने इस चीज़ को देखा, स्टडी किया, उसके बाद में कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली बात तो इसकी विधिवत जांच होनी चाहिए, क्योंकि यही कहीं कहीं ये अपने आप में एक विषय हो जाता है कि साहब एक ही शहर और एक ही रोल नंबर सीरीज लगातार लाइन से इतने सिलेक्शन, एक तो ये पॉइंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि विद्यार्थियों के दिल दिमाग में, इवन कोचिंग संचालकों के दिल दिमाग में यही चीज आती है
कि साहब एक निराशा की इतनी मेहनत करके गए विद्यार्थी और उसके बावजूद भी परिणाम वैसा नहीं मिला। हालांकि ये बात भी एक साइकोलॉजिकली सही है कि जो विद्यार्थियों का नहीं हो पाता तो वो प्राय असंतुष्ट होते हैं, ठीक है। तो उस असंतोष को दूर किया जाना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में। और यदि किसी बात को लेकर के प्रश्न उठाया जा रहा है तो उसका उत्तर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन व्यवस्थाओं में पूर्व में भी आरोप कहीं ना कहीं लगा हुआ है। और आरोप हैं, उंगलियां उठ रही हैं, विवाद का विषय कहीं ना कहीं ये बन रहा है। तो उस विवाद को स्पष्ट किया जाना चाहिए। कौन स्पष्ट कर सकता है? तो सबसे पहले तो खुद बोर्ड ही स्पष्ट कर सकता है इस चीज को, और किया भी जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग नेगेटिव हो रहे हैं शासन प्रशासन के प्रति। लोग जिस प्रकार से जवाबदेह हैं, विश्वास करते हैं, कहीं ना कहीं उनको वह विश्वास डिगता है। वह विश्वास डिगना नहीं चाहिए, वह सदैव बना रहना चाहिए। पारदर्शिता होनी ही चाहिए। इन बात को सुनिश्चित करने का जो दायित्व है वो संस्थानों का है कहीं ना कहीं। तो वो सुनिश्चित कब होंगी? जब उस बारे में सूचनाएं सार्वजनिक की जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली बात तो जो टॉपर्स हैं उनकी लिस्टें सार्वजनिक की जानी चाहिए, उनकी पहचान सार्वजनिक की जानी चाहिए। दोनों वजहों से, पहला कि आरोप लग रहे हैं, और दूसरी वजह कि विद्यार्थी जब ऐसे विद्यार्थियों देखेंगे साहब 180 लाए, हम तो 140 ही लाए थे, 130 लाए, 120 लाए, तो निश्चित रूप से उनसे प्रेरित होंगे ही। और आज के जमाने में ये संभव है। अन्य एग्जामों में भी यही होता है, चाहे यूपीएससी जैसा हो, चाहे पीएससी का एग्जाम हो। रिजल्ट आने के टॉप 10 या टॉपर जो रहे हैं उन सभी के इंटरव्यूज वगैरह, ये सारी चीजें, तो एक तो ये भी हो जाती है। दूसरी बात, उनसे प्रेरणा मिलेगी। और यदि कोई ऐसा संदेह सामने आ रहा है तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होना चाहिए। और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं और संस्थानों के प्रति जवाबदेहिता बनी रहे, लोगों का विश्वास बना रहे, वो विश्वास डिगे नहीं। इसके लिए जरूरी है कि बोर्ड की ओर से ही यह पहल की जाए और विद्यार्थियों की जो शंकाएं हैं, जो डाउट्स हैं, उनके समाधान हो। और ये समाधान बहुत ही आसानी से हो सकते हैं सूचनाओं को सार्वजनिक करके। डेफिनेटली सूचनाएं सार्वजनिक की जा सकती हैं। प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि व्यक्तिगत सूचनाएं कैसे सार्वजनिक कर दी जाए। व्यक्तिगत सूचना सार्वजनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी जो मोटे स्तर पर सूचनाएं हैं जो जारी की जा सकती हैं, तो कम से कम वह कर दी जाए। फॉर एग्जाम्पल कैसे? और उसका सॉल्यूशन भी यही है जिस पॉइंट पर मैं बात करना चाहूंगा। जिन भी विद्यार्थियों को लेकर के प्रश्न उठ रहे हैं, प्रश्न क्या क्या है? प्रश्न यह है कि साहब जी उनकी फॉर्म भरने का स्थान क्या है, फॉर्म भरने की डेट क्या है, क्योंकि उनको एक ही सेंटर कैसे मिल गया, ये कहाँ से क्लियर होगा? फॉर्म भरने की उनकी डेट क्लियर होनी चाहिए। किसी का सरनेम किसी क्षेत्र विशेष को दर्शा रहा, लेकिन उसको एग्जाम सेंटर कहीं और मिला। इसका मतलब है, हो सकता है कि वहां पर एक मकान हो, दूसरा घर भी वहां पर हो, ऐसा भी हो सकता है। निश्चित रूप से स्थायी पता और अस्थायी पते वाला कॉलम होता है, वह चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक। एग्जाम डेट क्या पड़ी? जिस व्यक्ति ने ये फॉर्म भरा उनका किस डेट को एग्जाम हुआ जब जाकर के उन्होंने 180 नंबर ले आए, ठीक है, यह बात भी क्लियर की जा सकती है, ठीक। एग्जाम डेट, एग्जाम सेंटर क्या था, यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि एग्जाम सेंटर कौन सा था उनका। एग्जाम सेंटर का नाम तो कम से कम बताया जा सकता है, चीजें स्पष्ट हो जाएं। डेफिनेटली जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, जांच एजेंसियां जांच करेंगी। परंतु विद्यार्थियों के दिमाग में जो कहीं ना कहीं प्रश्न आ रहा है, उन प्रश्नों का समाधान यदि बोर्ड अपनी ओर से ही कर दे तो बहुत सारी चीजें 90% तो यूं ही सॉल्व हो सकती हैं। और ये सब चीजें हाथ में है, ये की जा सकती हैं। एग्जाम सेंटर क्लियर किया जा सकता है। अगला पॉइंट, रिस्पॉन्स शीट, जो कैंडिडेट की रिस्पॉन्स शीट होती है उसको सार्वजनिक किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जो भी टॉपर रहे हैं, टॉप 10 ही क्यों, टॉप 100 की, टॉप 500, इनकी जारी की जाए। लिस्ट जारी की गई है, लगभग 2000 पेज की लिस्ट है, पदों के अनुसार दिया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। परंतु वहां पर असेंडिंग ऑर्डर नहीं मिल पा रहा, प्लस ये डिटेल्स नहीं मिल पाती है। उसमें केवल ये मिलता है कि हाँ इनको इतने नंबर मिले, इनका नाम ये है, पिताजी का नाम या हस्बैंड का नाम ये है, ये जानकारी मिलती है साहब जी। ये जानकारी नहीं मिल पाती है कि उन्होंने जो पेपर दिया किस डेट वाली उनकी शिफ्ट थी, किस डेट को पेपर था, उस डेट में से भी कौन सी शिफ्ट थी, सुबह वाली थी, दोपहर वाली थी। प्लस उनकी रिस्पॉन्स शीट, रिस्पॉन्स शीट का क्या मतलब, उस बात को क्लियर करना मैं चाहूंगा। तो ये सूचना उसमें नहीं है। यदि ये सूचनाएं सार्वजनिक हो जाएं तो काफी प्रश्नों के उत्तर यूं ही मिल सकते हैं। रिस्पॉन्स शीट का मतलब यह है, जिस विद्यार्थी ने उसको सॉल्व किया होगा पेपर को, तो उसने किसी क्वेश्चन का आंसर ए लगाया, किसी का बी लगाया है, ठीक। कुछ क्वेश्चन उनके गलत भी हुए हैं, जब तो थोड़ी से कम नंबर मिले हैं, पूरे में से पूरे नहीं मिल गए।
तो कम से कम इस चीज से वो चीज क्लियर हो सकती है कि साहब जो क्वेश्चन डिलीट किए गए, जिनको लेकर के बार बार प्रश्न उठाया जा रहा है कि इतने क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन डिलीट हुए, 12 क्वेश्चन डिलीट हुए, उसके बावजूद भी इतने ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि 4-5 क्वेश्चन ही गलत हुए हैं। तो उस चीज को वहां ट्रैक किया जा सकता है आसानी से कि साहब जो क्वेश्चन सही है वो तो सही है, ठीक है, जो क्वेश्चन गलत हुए तो क्या वाकई में गलत करने योग्य थे। इससे कहीं ना कहीं एक इशारा, एक एविडेंस तो मिल सकता है साहब कि गलत जो हुए हैं, जो डिलीट हुए क्वेश्चन हैं, उनके आंसर क्या रहे और उस रिलेवेंट बंदे के द्वारा उसके आंसर क्या लगाए गए। तो एक एक करके अगर अपन पॉइंट वाइज बढ़ने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से कई सूचनाएं मिल सकती हैं। और ये सब देख लें, ये सभी विद्यार्थी देख लें जिनके भी दिमाग में डाउट आ रहा है, उससे डाउट्स भी क्लियर होंगे, प्लस ये जो निराशा का वातावरण है कि हम इतनी मेहनत करके तैयारी करके गए, उसके बावजूद नहीं हुआ, पढ़ाया हमने इतना, पढ़ा हमने इतना, उसके बावजूद नहीं हो, तो कम से कम व्यक्ति को अपने बारे में मूल्यांकन करने का मौका तो मिल पाएगा उस चीज को लेकर के, एक सही मूल्यांकन तो कर पाएंगे यदि सूचनाएं सार्वजनिक रहें। तो रिस्पॉन्स शीट और इस चीज से बहुत खास इंफॉर्मेशन मिल सकती है। रिस्पॉन्स शीट वह चीज है और रिस्पॉन्स लॉक जो कहलाता है, या कैंडिडेट रिस्पॉन्स लॉक, ये बहुत खास चीज कहलाती है। तो रिस्पॉन्स शीट का मतलब है कि किस क्वेश्चन का क्या क्या उन्होंने आंसर लगाया। सही क्वेश्चनों से उतनी खास पहचान नहीं हो पाएगी, सही पहचान हो पाएगी किन क्वेश्चनों को उन्होंने गलत किया और किस टाइप से क्वेश्चन को उन्होंने गलत किया। हालांकि तब भी ये सिद्ध नहीं हो पाएगा पूरी तरह से कि साहब वो चीज उसमें शामिल थे या नहीं थे, पर ये जरूर कि कुछ क्लू तो मिल पाएंगे और जो दिमाग में विद्यार्थी को डाउट वो तो दूर हो पाएगा। प्लस बहुत सारी जांच एजेंसियां इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कैंडिडेट रिस्पॉन्स लॉग को भी चेक करती हैं। इसका मतलब ये होता है कि 3 घंटे आपको मिले 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उन 200 क्वेश्चन को कितनी देर में किया गया। ऐसा तो नहीं किया गया जैसा यूपीएसआई में हुआ था कि साहब 160 क्वेश्चन करने थे, 180 मिनट मिले, 180 मिनट में तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने, परंतु आखिरी के जो 10-12-15 मिनट से 5 मिनट से, उस 5 मिनट में पूरे पूरे क्वेश्चन लगाए गए। तो ये रिकॉर्ड होता है, ये सिस्टम पर ऑन रिकॉर्ड होता है। वहां पर भी ये व्यवस्था तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी होगी। तो यदि इस प्रश्न को भी उठाया जाए और इस चीज को भी सार्वजनिक कर दिया जाए तो पता चल जाएगा, कुछ तो अंदेशा मिलेगा कि साहब जी 200 क्वेश्चन के आंसर उन्होंने 3 घंटे में लगाए हैं या 15 मिनट में लगाए हैं, 15 मिनट में कैसे लगा दिए इस तरीके से। क्योंकि लास्ट यूपीएसआई का जो फर्जीवाड़ा सामने आया था कुछ विद्यार्थियों का, वो यहीं से सामने आया था, ठीक। तो ये चीज की जा सकती है। सबसे खास बात तो ये है, इनसे अपन को बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं, बहुत सारे प्रश्नों का समाधान हो सकता है, भले ही संपूर्ण प्रश्नों का समाधान हो पाए अथवा ना हो पाए। विद्यार्थी अपने आप को संभाल भी पाएंगे, विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ेगा शासन के प्रति, प्रशासन के प्रति। ये कुछ टेक्निकल ऐसे एस्पेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं जो कि किए जाना चाहिए। इसके बावजूद भी ये सारा विषय कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों का है, वो ही बेहतर जांच कर सकते हैं। और भी इसके अलावा कई तरीके होते होंगे, 50 तरीके होते होंगे, शायद हम लोग भी नहीं जानते हैं। कम से कम सच तो सामने आए। यदि वाकई में उन विद्यार्थियों ने इतना अधिक स्कोर किया है, इतनी मेहनत करके उस पेपर को बनाया है, तो वह बात भी सामने आनी चाहिए। और यदि नहीं किया है तो क्या कैसे हुआ है वह भी सामने आनी चाहिए। क्योंकि अगर कुछ चीजों को लेकर डाउट बना है तो कुछ तो तथ्य बता रहे हैं कि हाँ साहब जी, दो बातें बता रहे हैं कि हाँ जो रोल नंबर सीरीज है वो एक सी है, लेकिन उसके बाद में फिर बहुत सारे आरोप ऐसे भी उठ जाते हैं जो कि मनमाफिक भी हो जाते हैं और एक नकारात्मक वातावरण बनने लग जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए और इनके उत्तर बहुत ही आसानी से दिए जा सकते हैं और इससे चीजों को ट्रेस किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सार्वजनिक होनी चाहिए सूचनाएं, ठीक है, सार्वजनिक होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, जिन विद्यार्थियों ने उसमें टॉप किया है उनके बारे में यदि बताया जाए, उनका इंटरव्यू हो, विद्यार्थी अन्य उनसे मिल सकें, उनसे प्रेरणा ले सकें, सीख सकें ऐसा क्या उन्होंने प्रयास किया, ऐसा क्या तौर तरीका अपनाया, कुछ तो वो भी उनसे जान पाएंगे और अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार उसको मूल्यांकन कर पाएंगे। तो ये होना एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट अपने आप में कहीं ना कहीं कहलाता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगा आपके सामने रखना चाहिए। और भी कुछ पहलू हैं जिनको लेकर के लगातार हो रहा है, जैसे कि बात कही आपसे सिटी वाली बात कही, रोल नंबर सीरीज वाली बात कही, हाईएस्ट मार्क्स वाली बात कही, 183, 177 सेम सीरीज मिल रही 177 हो सकता है। लेकिन ये और क्लियर तब होगा जब ये पता चले
साहब जी इनका पेपर किस एग्जाम सेंटर में किस डेट को किस शिफ्ट में था, क्योंकि उसी शिफ्ट में बहुत सारे विद्यार्थियों ने पेपर दिया होगा, उनको पेपर का लेवल क्या लगा। ठीक, उस दिन का पेपर बाकी जो उस फील्ड के लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, पढ़ाते हैं, थोड़ी बहुत मुझे भी ज्ञान है, यदि वो देखें तो कम से कम एक अनुमान तो बता पाएंगे कि साहब इतना स्कोर क्या वाकई में उस टाइप के पेपर में किया जा सकता है। डेफिनेटली कई एग्जामों में कट ऑफ जाता है, 99 परसेंटाइल तक पहुंच जाता है, 90-95% तक पहुंच जाता है। और कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं कि साहब ऑल इंडिया टॉपर, जैसे कि यूपीएससी में बोले साहब जी 55-56% जा रहा है, मेंस का कट ऑफ तो और बोले 40-42% जा रहा है, 2-3 साल पहले तो 37% गया था। ये तो ओवरऑल टॉपर के बारे में, जब इतना नीचे भी जा सकता है तो यानी हायर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ये कोई विषय नहीं होता। डिपेंड करता है कि साहब वो पेपर कितना टफ था, किस लेवल का पेपर था। यदि वाकई में बहुत टफ पेपर था तो उसमें तो साहब पता चला कि 50% बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और बहुत आसान पेपर रहा होगा 95 भी बनाए जा सकते हैं, 98% भी बनाए जा सकते हैं। तो ये चीज फर्स्ट तो हो कम से कम कि किस दिन का पेपर आपका था, कौन सी वाली शिफ्ट का था, उस पेपर को बाकी लोग देख पाए और उनके जो मन में डाउट आ रहा है कम से कम वो चीजों को वो दूर कर पाए। तो ये चीजें कहीं ना कहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी कई बार ये मामले हो चुके हैं और भी राज्यों में देखने के लिए हमको मिला हुआ है। कहीं पर सर्वर हैक हो जाता है, कहीं पर सॉल्वर गैंग का उपयोग किया जाता है, कहीं पर कोई अन्य तरीकों की सहायता लेता है, कोई एग्जाम सेंटर वगैरह को से हेल्प ले लेता है या मिल जाती है, विविध प्रकार के मामले। और कई बार ऐसा भी देखने को मिला जिसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। तो ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इस चीज के लिए सबसे बेहतर समाधान ये है, सूचनाएं सार्वजनिक की जानी चाहिए। किसी कैंडिडेट की व्यक्तिगत सूचना नहीं मांग रहे कि इनका मोबाइल नंबर क्या है, ये बिल्कुल भी नहीं, परंतु कम से कम ये तो क्लियर हो सकता है जो पॉइंट्स मैंने आपसे कहे कि साहब उनका फॉर्म भरने की डेट क्या थी, कहाँ से उन्होंने फॉर्म भरा, अस्थायी पता और स्थायी पता, ताकि ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए कि साहब जी गुर्जर सरनेम लिखा हुआ है, सिटी का नाम भोपाल लिखा हुआ है। ठीक, ये केवल कोई आधार है या है भी कि नहीं भी है, अस्थायी पते का शहर, स्थायी पते का शहर, एग्जाम डेट, एग्जाम सेंटर, रिस्पॉन्स शीट और रिस्पॉन्स लॉग, कैंडिडेट रिस्पॉन्स लॉग, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा वहाँ के सीसीटीवी फुटेज इत्यादि वगैरह, जो भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह हो, उन सब के माध्यम से ये किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से जिनके साथ में या जिन्होंने गलत किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, यदि हुआ है तो ये जांच का विषय है, और ये जांच डेफिनेटली जांच एजेंसियां ही करेंगी, परंतु उसके पहले ही बहुत सारे प्रश्नों के समाधान किए जा सकते हैं। तरीका क्या हो, मैंने वो आपको बताया कि तरीका यह हो सकता है इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाए, या इसके अलावा और भी कोई ऐसी सूचना लगती है जिस चीज को सार्वजनिक करने से वो बात सामने आ सकती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सबसे पहले विद्यार्थियों को भी यदि प्रश्न पूछना है, मेरे ख्याल से ये प्रश्न पूछने चाहिए। आगे कदम बढ़ाना है तो आपको ये प्रश्न पूछने चाहिए, विधिवत आरटीआई आपके देश में लागू है, आरटीआई के माध्यम से पूछा जाना चाहिए। जवाब नहीं दिया जाता तो जवाब नहीं देने का कारण होना चाहिए, विधिवत जो प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए, ना कि केवल उस मामले में अपन डिप्रेस होकर के बैठ जाएं या केवल एग्रेसिव हो जाए कि नहीं अब तो बिल्कुल ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। ये सब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीकों से, लोकतांत्रिक तरीकों से, कानूनी सीमाओं के भीतर रहते हुए, बार बार मैं कह रहा हूँ, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए, कानूनी दायरे में रहते हुए ही कार्य करना, ऐसा मेरा सभी को है, सजेशन है। और जो इन पद्धतियों से आगे बढ़ेंगे मैं उनके साथ में हूँ, बहुत क्लियर है। आगे और भी जो रूपरेखा हो और भी जो सहयोग हो, सपोर्ट हो, वो मुझे बताइएगा। जितना अपने स्तर पर हो सकता है मैं उससे ज्यादा देने का प्रयास करूंगा। बस सिर्फ इतनी सी ही बात है कि जो दायरा आपसे कहा गया उस दायरे को बनाए रखना, उस गरिमा को बनाए रखना, उस मर्यादा को बनाए रखना। और निवेदन आखिरी में यह भी है बोर्ड से, यदि इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाए तो दिमाग में बहुत सारे जो संदेह हैं, प्रश्न हैं, फितूर हैं, अनावश्यक क्वेश्चन है, आवश्यक क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, गैर महत्वपूर्ण प्रश्न है, विद्यार्थियों के, व्यक्तियों के, शिक्षकों के, संस्थानों के, वो दूर हो सकता है। तो पहला प्रयास वहां से किया जा सकता है, ऐसा निवेदन है।
शासन से भी, प्रशासन से भी और बोर्ड से भी साहब जी। क्यों? क्योंकि बहुत विद्यार्थियों ने भरपूर मेहनत की, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के प्रश्न चिन्ह उठाया गया कि साहब इतनी मेहनत के बावजूद कम नंबर। हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर बार मेहनत करें तो अपन को ज़्यादा ही नंबर आए। कई बार हो जाता है, अपने फ़ेवर में चीज़ें नहीं जाती। लेकिन कई ऐसे प्रश्न भी हैं कि साहब सिलेबस एकदम से चेंज हुआ, पूर्व से तैयारी कर नहीं सकते थे। पटवारी परीक्षा में जो कि अभी तक रहा सिलेबस, चाहे पंचायती राज इत्यादि, वो हटा दिया गया। नए सब्जेक्ट्स को जोड़ दिया गया, ये भी है। और इतना कम समय दिया गया, तो ऐसे कौन से विद्यार्थी जिन्होंने इतने कम समय में इतनी भरपूर प्रतिभा दिखा दी। निश्चित रूप से उनसे बहुत कुछ सीख लेने की हमको ज़रूरत है, प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। और प्रेरणाएँ तभी मिल पाएँगी जब उनके बारे में सूचनाएँ सार्वजनिक हो पाएँगी। उनका तो बाकायदा विधिवत इंटरव्यू लिया जाना चाहिए कि आपने कैसे क्या तैयारी की। यूपीएससी के टॉपर्स का किया ही जाता है, एमपीपीएससी के टॉपर्स का किया ही जाता है कि साहब आपने कैसे तैयारी की, क्या संघर्ष का दौर रहा आपका, किस तरह से रहा। ये चीज़ें सार्वजनिक हो जाएँ तो दिल दिमाग में यदि संदेह है तो वह दूर हो भी सकता है। तो यदि कोई ऐसी चीज़ें हैं तो पॉइंट भी पकड़ में आएगा उसका कि साहब ये तो गलत है और ये तो सही है। आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। संस्थानों के प्रति, बोर्ड के प्रति विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ेगा कहीं न कहीं, सम्मान बढ़ेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा साहब। सबसे आसान तरीका है उसका, सूचनाओं का सार्वजनिकीकरण किया जाए। बहुत सारे प्रश्न और भी हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन में बार-बार ये आता है। डेफ़िनेटली ये बोर्ड का विवेकाधिकार होता है कि ऑनलाइन लेना कि ऑफलाइन। बट मैं पक्षधर हूँ ऑफलाइन के। मैं अपना क्लियर बता दूँ, मैं किस चीज़ के लिए, मैं ऑफलाइन को सजेस्ट करूँगा। कितने ही विद्यार्थियों, 12 लाख कैंडिडेट हैं, 15 लाख हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा पूरे देश भर में होती है, ऑफलाइन ही होती है। उतने कैंडिडेट का किया जा सकता है, क्योंकि बार-बार ये जो प्रश्न आता है ये ऑनलाइन को लेकर के आता है। चाहे सर्वर हैक होने वाली बात हो, चाहे एग्ज़ाम सेंटर, ऑफलाइन में भी हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। बट कम से कम प्रारंभिक तौर पर तो डायरेक्टली ऐसा कोई डाउट तो नहीं आता कम से कम। अपना पेपर हाथ में है, तुरंत से अपन ने अपनी गलतियाँ देख सकते हैं। क्या-क्या था, याद में भी है कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या-क्या था, लगाया था अपन ने। हाथ में पेपर ही नहीं है साहब जी। तो विद्यार्थी फिर प्रश्न उठाने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा था। और आपके प्रश्न आपके अनुरूप हो सकते हैं, आपको जो कुछ भी पूछना है, वो आप पूछ सकते हैं। बट मैं इन 2 पर फ़ोकस करना चाहूँगा और इन 2 के स्थान पर भी सिर्फ़ एक पर मैं ज़्यादा फ़ोकस करना चाहूँगा। ये चीज़, रिस्पॉन्स शीट, किस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है उससे नहीं, बल्कि किस गलत प्रश्न का और गलत उत्तर लगाया गया, वो क्या है? ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएँ। प्लस एग्ज़ाम सेंटर वाली बात, फॉर्म भरने वाली बात। तो ये चीज़ें हैं, विद्यार्थियों ने बहुत वर्षों तक मेहनत की, इस वैकेंसी का इंतज़ार किया। इतने वर्षों से कोई वैकेंसी इस तरह से नहीं मिल पाई। 5 साल, 6 साल के पश्चात में ये वैकेंसी सामने आई, दिन-रात लग कर के प्रयास किया। जिनका हो गया उनको बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। परंतु कहीं न कहीं जिनका नहीं हुआ, वे निराश ना हों। और अगर इस तरह के संदेह बने रहेंगे, तो वो तो बहुत गलत दिशा में चले जाएँगे। तो कहीं न कहीं दायित्व तो बनता है कि वो गलत दिशा में ना जाएँ, उनकी दिशा सही सुनिश्चित की जाए। यह पहला दायित्व बहुत सारे लोगों का बनता है। तो सभी अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन करें तो निश्चित रूप से समाधान बहुत ही सरलता से किया जा सकता है। एक ही समाधान है, एक लाइन में समाधान है। उससे रिलेवेंट जो सूचनाएँ हैं, वो सार्वजनिक की जाएँ। इसके अलावा आपको भी जो लगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शायद मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, मैं ना देख पाया हूँ, तो आप लोग बताइएगा, ठीक है? और यदि इस तरह से गलत हुआ है, तो निश्चित रूप से मैं अपना सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। जय हिंद।